तो साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से कंटिन्यूसली देख रहे हैं। जो हमको रिस्पांस मिल रहा है उससे मुझे बहुत उत्साह मिला है, जिसके कारण मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूं। जो पहली बार देखते हैं जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें। चूंकि ध्यान रखें, जो भी यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम को ओरिएंटेड ध्यान से बताया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसी में एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट 65 पीवीएससी पीटी में भी एक सवाल यहां से पूछा गया था, जो पहले लगता था कि नहीं पूछा जाएगा। और हम बार बार क्लास जो ऑफलाइन होता है उसमें बताते रहते हैं कि थोड़ा सा गहराई में जाएं। अब सुपरफिशियल पढ़ने से सवाल नहीं बने। बीपीएससी जैसे एग्जाम में पहले जो ल्यूसेंट वगैरह पढ़कर एग्जाम में दे देते थे तो ऐसे हो जाता था, आज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअली पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है। उसी में हम एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे रदरफोर्ड का सिद्धांत और नील बोर का। और नील बोर ने रदरफोर्ड के सिद्धांत की कमियों को दूर कर दिया और पूरा स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया दुनिया के सामने कि परमाणु कैसे है, और कहा कि नाभिक है और नाभिक के बाहर ऊर्जा का अलग अलग क्षेत्र बना हुआ है और उसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूमता, और जो क्षेत्र में घूमता है उसको कक्ष कहते हैं। अब कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र का, तो ये कक्ष जो अलग अलग है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है इसको बताया दो वैज्ञानिक ने मिलकर के। एक वैज्ञानिक का नाम है बोर और एक का नाम है बरी। तो बोर बरी ने मिलकर एक स्कीम बनाया जिसको बोर बरी योजना कहते। तो ध्यान रखना है, बोर बरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और बोर बरी की योजना क्या है कि योजना एक इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। मतलब परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित एक नियम दिया जिसको बोर बरी योजना कहते, और बिल्कुल स्पष्ट बताया कि बोर बरी का कहना था दोनों के द्वारा कैलकुलेशन करके क्वांटम सिद्धांत से कि किसी भी एटम के जो कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन से कैलकुलेट होता है। और वो इक्वेशन बताया कि परमाणु का जो कक्ष होगा उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण 2n² से होता है। बिल्कुल ध्यान रखना ये फॉर्मूला को 2n², जहां 2 तो संख्या है, n क्या है इसको समझना। तो यहां ध्यान रखना है कि n जो आया है यहां उस कक्ष की संख्या है जिस कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना चाहते। तो ध्यान रखना है कि जिस कक्ष में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना चाहते हैं कि कितना होगा, उस कक्ष की संख्या का मान n बराबर यहां रख दें तो वैल्यू दे देगा कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे हम फिगर से समझें तो फिगर यहां है कि एक नाभिक है, ऐसे यह एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट है, ऐसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके आगे और जा सकते हैं, चौथा, पांचवा, ऐसे आ सकते हैं। तो ये ऑर्बिट है इस प्रकार से। तो जो ऑर्बिट ढूंढना था नील बोर, उसका नामकरण किया था अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर। और अल्फाबेट के आधार पर जो पहला ऑर्बिट था उसको के माना, दूसरा को एल माना, तीसरा को एम माना, चौथा को एन माना, पांचवा को ऐसे करते चले। मतलब के जो है पहला कक्ष है, एल दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, और छठा सातवां हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, उसके आधार पर ऑर्बिट की संख्या बढ़े घटेगी। अब यहां ध्यान रखें कक्ष की संख्या n है, तो यहां के एल एम के आधार पर अगर निकालें तो इधर रखते हैं कक्ष की संख्या और इधर एक कॉलम में हम लिखें इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। यह ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम संख्या बताएगा, एक ही वैल्यू बताएगा और वो मैक्सिमम बताएगा कि उस कक्ष में अधिकतम कितना रह सकता है। तो अधिकतम पूछेगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n²। तो ये ध्यान रखना है।
अब कक्ष की संख्या मान लें पहला है और पहला कक्ष है प्रथम कक्ष, और पहला कक्ष को हम कहते हैं के। तो के के लिए पहला कक्ष n है, तो n बराबर यहां पर क्या होगा 1 होगा, और n बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर रखेंगे, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, जो कि यहां निकालना है 2n स्क्वायर के हिसाब से, तो n का मान 1 है, रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां रखें कि पहला की जगह अगर दूसरा कक्ष ले तो दूसरा कक्ष लेंगे तो l होगा, और l के लिए n बराबर 2 होता है, और n बराबर 2 के लिए वैल्यू अगर n बराबर 2 रखें तो 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। अगर तीसरा कक्ष लें तो तीसरा कक्ष लेंगे तो के एल एम हो जाएगा, और n का वैल्यू 3 होगा, और 3 के लिए 2 गुना 3 का स्क्वायर तो 9 मल्टीप्लाई 2 18 हो जाएगा। अब ये तीसरा की जगह चौथा कक्ष ले लें तो चौथा कक्ष का मान जो है के एल एम एन है, और n के लिए n बराबर 4 है, तो रखें तो 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर 32। इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितना भी निकाला निकाल सकते हैं। मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50, आगे जाएंगे 72, 72, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन उतना है कि नहीं है एटम। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो कोई जरूरी नहीं कि 18 हो गए, 18 से कम भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितना है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल है सोडियम। तो सोडियम का 11 होता है। अब 11 को लिखें तो 2, 8, 1 है। तो यहां देख रहे हैं कि तीसरा कक्ष में 1 ही है, पहला में 2 होना चाहिए, 2 है, दूसरा में 8 होना चाहिए, अधिकतम 8 है, तीसरा में 18 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 18 नहीं, 1 ही है, क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10, 2, 8 भर गया, और एक जो बचा वो तीसरा में चला गया। अब आगे आता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तीसरा में भरता जाएगा, जब भर जाएगा 18 हो जाएगा तो फिर वो चौथा में चला जाएगा। और इस प्रकार से आप किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहां एक कंडीशन लगा हुआ है, और कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं स्टार मार्क के यहां बता रहा हूं, और स्टार वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। तो क्या स्टार है, ध्यान रखना है कि अगर किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे और वो कक्ष बाह्यतम हो, बाह्यतम मतलब सबसे लास्ट में, तो ध्यान रखना है किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इस फॉर्मूला से नहीं लगेगा। यहां बाह्यतम कक्ष में 2n स्क्वायर फॉलो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो बाह्यतम कक्ष आ गया, तो बाह्यतम कक्ष में आप या तो 2 ले सकते हैं, नहीं तो 8 ले सकते हैं। 2 कब, जब 2 मैक्सिमम कब होगा, जब पहला कक्ष होगा, और पहला को छोड़कर अगर कोई भी कक्ष है तो उसमें अधिकतम आप 8 ही ले सकते हैं, जब वो बाह्यतम कक्ष हो, तब आपको 2n स्क्वायर नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखना। अगर ये पूछे कि किसी परमाणु के चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, तो चौथे का अधिकतम पूछ रहा है, तो आप पूछेंगे 2n स्क्वायर से चौथा का लगाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 2 32। लेकिन ये कह दे कि चौथा परमाणु का अंतिम कक्ष है, उसके बाद फिर कोई कक्ष ही नहीं है, पांचवा छठा है ही नहीं, तब वहां पर 2n स्क्वायर 32 होता है, ये ना होकर के फिर 8 हो जाएगा। अगर वो पहला कक्ष है तो 2 ही होगा। जैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, हीलियम में एक ही ऑर्बिट है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन एक के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन वो अंतिम में है। मतलब अंतिम कहने का मतलब जैसे यहां 72 है तब 50 होगा। अगर ये नहीं है तो इसमें 50 नहीं रहेगा, फिर इसमें 8 ही रहेगा। ये ध्यान रखना यही कि जब बाह्यतम कक्ष दे दिया तो अधिकतम उसमें 8 ही कक्ष रहेगा, पहला को छोड़कर। अगर पहला ही बाह्यतम है तो उसमें आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि बाह्यतम कक्ष में 2 या 8 की जो स्थिति होती है ये सबसे स्टेबल मानी जाती है, अस्थाई, और सभी एटम चाहते हैं अस्थायित्व प्राप्त करना। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ही ये बाह्यतम कक्ष में ऐसा काम करते हैं।
जिसके बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग चैप्टर में। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं डिटेल में तो वहां पर एक एक चीज को बताया जाता है। ये ऑफलाइन क्लासेस में आपको देखने को मिलता है। अब जीरो लेवल से हम लोग जाते हैं, एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके समझते हैं, लेकिन हम यहाँ वीडियो क्लास के माध्यम से सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जहां से एग्जाम में सवाल ज्यादा पूछता। तो ये ध्यान रखें कि स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कक्ष में अगर पहला है तो 2 और पहला को छोड़कर कोई और बाह्यतम कक्ष है, तीसरा चौथा पांचवा, तो उसमें अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिकतम। वो क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इसी में मिलती है एटम को। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और परमाणु संरचना को देखना है, तो इसी में हम 2 और महत्वपूर्ण क्वांटिटी को देखेंगे जिससे काफी एग्जाम में सवाल पूछता और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करें। एक का नाम है एटॉमिक नंबर, ये ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर। और इसी का एक मिलता जुलता नाम है जिसको मास नंबर कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर या मास नंबर बार बार पूछता है, दोनों चीज। अभी 65 बीपीएससी में पूछा गया कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पर, जिनको कॉन्सेप्ट है वही बना पाए, रटने से यहां सवाल नहीं बनेगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखें, क्योंकि अब समय चेंज हो गया है, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर बीपीएससी वगैरह का एग्जाम हो रहे हैं। एसएससी में भी बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह, तो इसको ध्यान रखना। अब इन दोनों को अगर हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं परमाणु संख्या और इसका नाम है द्रव्यमान संख्या। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से हमेशा दिमाग में दबाव होता है, समझने से दिमाग का दबाव या प्रेशर फ्री हो जाता है। जो चीज समझ में आ जाए बिल्कुल आप हल्का हो जाएं, समझ में ना आ जाए सिर्फ याद कर लें तो धीरे धीरे वो आपको प्रेशर क्रिएट करे। अब 2 टर्म है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो एटम से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ये दोनों वर्ड एटम के लिए यूज होता है, परमाणु के लिए। क्या है दोनों, इसी को समझना। तो ध्यान रखना है पहले तो कि इसका जो एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो सिंबल अंग्रेजी का जेड होता है, संकेत। मतलब जेड बराबर कोई संख्या दिया रहे तो समझना है कि वो एटम के एटॉमिक नंबर को बता रहा है। जबकि इसका सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल या संकेत जो होगा, ये सिंबल कैपिटल ए होगा। तो ए बराबर किसी परमाणु का ए बराबर कुछ दिया रहे संख्या, तो समझना द्रव्यमान संख्या। तो एक जेड से सूचित करेंगे और एक ए से। अब यहां ध्यान रखना है कि जो जेड या परमाणु संख्या जो है वो क्या है, तो ये जो है किसी एटम के नाभिक में मौजूद, एटम के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या बताता है। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि किसी भी एटम के नाभिक में कितना प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर से पता चलता है। मतलब अगर जेड बराबर कोई संख्या दे दे तो समझना है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपको जानकारी दिया जा रहा। जैसे दे दे कि एक एटम है और उसका जेड बराबर 20 है, मतलब एक एटम है जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 20। ये ध्यान रखना, जेड बराबर 20 मतलब इस एटम का जिसके बारे में दिया गया है उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में प्रोटॉन जो है वो 20 है। ये ध्यान रखना। सिंपल जेड अगर दिया रहे तो आपको समझना है प्रोटॉन की संख्या। मतलब आप सिंपल लिख सकते हैं जेड बराबर पी। तो जेड बराबर पी क्या है, तो पी जो है यही प्रोटॉन की संख्या बता रहा कि नाभिक में प्रोटॉन कितना। अब यहां चले मास नंबर में, तो मास नंबर क्या बताता है, तो ध्यान रखना मास नंबर नाभिक में मौजूद, नाभिक ही है, नाभिक के बाहर यहां कोई चर्चा नहीं है। जो भी चर्चा है वो नाभिक की चर्चा है, ये दोनों के बारे में। नाभिक के बाहर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यहां कोई चर्चा नहीं। यहां जो भी बात हो रही नाभिक, यहां भी नाभिक, यहां भी नाभिक। लेकिन नाभिक में हमने पढ़ा है कि 2 चीज रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन तो यहां ले लिए, सिर्फ प्रोटॉन लेंगे एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां क्या है कि नाभिक में प्रोटॉन
तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या ले लिया जाए, कुल संख्या ले लिया जाए तो वही द्रव्यमान संख्या बता देता है। ये ध्यान रखना। मतलब यहां अब प्रोटॉन अकेले नहीं, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी। तो जब किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों दिया रहे और दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या बता दे। मतलब यहां अगर P और N संख्या है तो यहां लिख सकते हैं A बराबर P और प्लस N। यहां आपको पता है कि P जो है प्रोटॉन की संख्या है और N न्यूट्रॉन है। जहां पर ध्यान रखना है P प्रोटॉन है और N जो है वो न्यूट्रॉन है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके। तो ये ध्यान रखना है कि A बराबर P प्लस N होता है। अब यहां 2 पॉइंट और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपको बिल्कुल इस चीजों को समझा देगा आसानी से। आप बिल्कुल कोई भी सवाल पूछेगा बता दें। अब यहां ध्यान दें कि Z बराबर P है और A बराबर P प्लस N। अब यहां ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा है कि एटम उदासीन होता, एटम उदासीन होता है, मतलब एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज है। तो हमने शुरू में बताया था जब खोज हो रही थी तो इसी को आधार माना है कि एटम न्यूट्रल है, अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए प्रोटॉन चाहिए ही चाहिए, जो आधार मान करके यूजेन गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया। तो ध्यान रखना एटम उदासीन होता है और उदासीन होने के लिए अगर प्रोटॉन अंदर में पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो यहां अगर एटम उदासीन होता है तो उदासीन होने के लिए किसी भी एटम में प्रोटॉन को एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए किसके, इलेक्ट्रॉन के। ये जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक एटम न्यूट्रल नहीं होगा। इसमें से कोई की संख्या ज्यादा या कम हो जाएगी तो वही एटम आयन बन जाता है, चार्ज। यही कॉन्सेप्ट है चार्ज का, आवेश का, कि ये दोनों असंतुलित हो गया तो अब वो परमाणु नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा। और इसी को समझना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। मतलब Z बराबर P है तो आप लिख सकते हैं कि Z बराबर P और बराबर E, ये तीनों एग्जैक्टली सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अब इसी के आधार पर आपको कई तरह के सवाल पूछे जाएं। ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिससे काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाता। अब इसी के आधार मान करके कुछ क्वेश्चन जैसे 65 यूपीएससी में पूछा गया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूं, जिसको आप कुछ बुक्स के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक्स में जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है उसमें सब कुछ दिया गया है डिटेल में। आप वो बुक को अवेलेबल करा करके जरूर पढ़ें। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि आपको डे बाय डे जो वीडियो जा रहा है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इस लॉकडाउन में जो समय आपके पास पर्याप्त है उसको वेस्ट न करें, एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छे सकारात्मक कार्य में उपयोग करें। तो ये ध्यान रखें। आप इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, और एक क्वेश्चन है कि एक एटम है परमाणु और एटम का नाभिक जो है उस नाभिक में प्रोटॉन है और प्रोटॉन की संख्या दे दिया है 20। ये नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 20 दे दिया। तो कहता है कि इसका 2 चीज बताएं। पहला बताएं कि इसका जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन बराबर भार, और दूसरा जो है इसका एटॉमिक नंबर बताएं। ये 2 चीज पूछ रहा है, ये दोनों को बताना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर। और यहां हमने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही बताता है कि जितना प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर। और यहां दे दिया प्रोटॉन 20, मतलब प्रोटॉन 20 है तो एटॉमिक नंबर भी 20 ही होगा, कुछ दूसरा होगा नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर एटॉमिक नंबर दिया जाता है एटम को। अब यहां ध्यान रखना, हमने कहा
कि एटम उदासीन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर होना चाहिए, तभी होगा उदासीन। तो एटम है और एटम में 20 प्रोटॉन है, तो एटम उदासीन होने के लिए इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 20 ही होगा। मतलब ये दोनों 20-20 ही होगा। जब किसी के नाभिक में 20 प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा और एटॉमिक नंबर 20 होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम दूसरा, कि एक एटम है और इस एटम का परमाणु संख्या जो है वो 16 है। परमाणु संख्या 16। तो इसमें आप दो चीज बताएं, इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है। बिल्कुल वही सवाल है, यहां प्रोटॉन दिया था, यहां एटॉमिक नंबर दे दिया। बात देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि Z बराबर P होता, तो Z बराबर P होता है और P के बराबर ही होता है। मतलब Z बराबर P और बराबर E करें तो यहां तो आपको 16 दिया, वो क्या दिया, या परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, तो Z बराबर 16 दे दिया। तो Z बराबर 16 और बराबर, ये Z बराबर 16 दे दिया और बराबर होता है P और बराबर होता है, तो जितना Z उतना ही P उतना ही। मतलब ये E भी 16 और P भी 16, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और देखें, कि एक क्वेश्चन है कि एक एटम है और इस एटम के नाभिक में 20 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है। 20 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है। तो ज्ञात करना है पहला, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन के साथ ज्ञात करना है एटॉमिक नंबर कितना है, और इसके साथ साथ ज्ञात करना है किसका, मास नंबर कितना। तीन चीज ज्ञात करना, प्रोटॉन दे दिया है और न्यूट्रॉन दे दिया। और हमने पढ़ा कि जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 20 है, मतलब एटॉमिक नंबर 20 है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 20 है। जबकि मास नंबर जिसको हम ए से सूचित करते हैं, और ए बराबर पढ़े हैं कि ए बराबर P और प्लस N होता है, तो P दे दिया है 20 और ये 20 न्यूट्रॉन, तो 20 और प्लस 20 करें तो ये 40। मतलब मास नंबर जो है इस एटम का वो 40। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट में, कि एक एटम है, एक एटम जिसका ए जो है ए है 27 तथा उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 13। एक एटम है जिसका ए है 27 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। तो बताना है प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी तथा एटॉमिक नंबर कितना। ये तीन चीज बताना है। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि Z बराबर P होता है और E होता है। Z बराबर P और बराबर E, ये पढ़े हैं। मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां प्रोटॉन नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन दिया 13, और एटम है, तो एटम में है और इलेक्ट्रॉन 13 है, मतलब उस एटम में प्रोटॉन भी 13 ही होगा। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, साथ ही एटॉमिक नंबर भी बराबर होता है। तो 13 अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो Z भी, एटॉमिक नंबर भी 13 ही होगा। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा, और एक आपको A दे दिया 27, हम पढ़े हैं A बराबर P और प्लस N होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला दें तो ये हो जाता। और A का मान दे दिया है 27, P हम निकाल चुके हैं कि P जो है ये 13 है और प्लस N निकालना है, इसलिए N बराबर, अगर इसको सॉल्व करें तो 24, 27 और माइनस 13 बराबर 14। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। और इस प्रकार 13, 14, 14
इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में, पीटी में, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर है साइंस में एक क्वेश्चन किया, बहुत सारे लड़के रेस से बाहर हो गए। तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअली सोचें, थोड़ा सा गहराई से पढ़ने का प्रयास करें। फंडामेंटल बैचेज में जो चलता है फाउंडेशन में या बीपीएससी के बैचेज में, एक एक चीज को तोड़ तोड़कर धीरे धीरे करके सब कुछ समझाया जाता है। और वैसा ही मैं वीडियो क्लास में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। अब एक और पॉइंट और बता देता हूं यहाँ पर मास नंबर के बारे में। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात है कि ये जो है P+N है, और P+N कहाँ है तो नाभिक में बंद है। और ये ध्यान रखना है कि जो नाभिक में कण होता है, नाभिक के कण को एक और नाम देते हैं जिसको न्यूक्लियन कहा जाता है। तो नाभिक के कण को न्यूक्लियन कहते हैं। और इसलिए एक चीज और ध्यान रखना है कि A बराबर न्यूक्लियन की संख्या भी होता है। A बराबर न्यूक्लियन की संख्या। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। और यही एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। और भी बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे नए चैप्टर में, लेकिन इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप कम से कम जितना बताएगा उसको ध्यान रखें। तो नया टॉपिक केमिस्ट्री का आएगा, इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय।